टॉपिक नोट करेंगे, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार में सबसे पहले जो जानते हैं वो कौन सी भाषा है? पहली है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरी लिखित भाषा, और तीसरी सांकेतिक। ये भाषा के 3 स्वरूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा माने मुंह से बक बक बोलते रहना, मौखिक। लिखित भाषा लिख के कोई चीज व्यक्त करना, और सांकेतिक इशारों में बातें करना। इनमें कुछ पक्ष भी होते हैं, कौशल के हिसाब से इसको सीखेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से पक्ष हैं। आपको पता है कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा कौशल कितने? 4 होते हैं। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना, और नंबर 4 सबसे ज़्यादा जरूरी इन कौशल के बारे में पढ़ना और समझना होता है। पूरी भाषा इन्हीं 4 पर डिपेंडेड है। अगर ये आपने समझा सब कुछ ठीक है, अगर नहीं समझा तो समझिए कम से कम 5-6 क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में आसानी से छूट जाएंगे, सिर्फ कौशल की वजह से। तो ये जो भाषा है और भाषा के प्रकार हैं, इसमें जो तथ्य हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं वो क्या है? इसके पक्ष को समझना। एक ग्रहण पक्ष कहलाता है और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष। इसको यहां समझते हैं, कौशल के हिसाब से समझना। एक है ग्रहण पक्ष, इसको ग्रहणात्मक भी कहा जाता है। ग्रहण या ग्रहणात्मक एक ही शब्द है। ग्रहण पक्ष में 2 पार्ट्स मिलेंगे आपको। इनमें से 2 ऐसे टर्म हैं जो इनपुट का काम करते हैं, ग्रहण करते हैं। सुनना, पढ़ना, दोनों क्या है हमारे लिए? इनपुट है हमारे, हम इसे ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण पक्ष में एक आता है सुनना और दूसरा पढ़ना। इसलिए ग्रहण पक्ष को समझने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं इनपुट, जो लगेगा कि हमारे अंदर प्रवेश कर रहा हो। इनपुट मतलब हमारे अंदर प्रवेश करने वाला। जैसे ग्रहण पक्ष में ये जो सुनना देख रहे हैं, सुनना मतलब कान के माध्यम से अंदर प्रवेश, इनपुट हो गया। और पढ़ के भी अपने अंदर क्या करते हैं? समाहित करते हैं। तो ये पढ़ना भी इनपुट है। इनपुट को क्या लिखा गया? ग्रहण। अपने समझने के लिए इनपुट, लेकिन पेडागोगी समझने के लिए ग्रहण शब्द को ध्यान रखना है। अब ये ग्रहण शब्द है, तो इसके बाद हम जो व्यक्त करते हैं उसे क्या कहेंगे? अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष के बारे में बात होगी। और अभिव्यक्ति पक्ष भी बाकी 2 रह गए, जिससे हम दूसरों को अपनी बातें बता पाते हैं। वो कैसे? एक तो बोल के और दूसरा लिख कर। तो बोलना और लिखना ये दोनों क्या है? अभिव्यक्ति पक्ष है। इसलिए हम इसे आउटपुट कहते हैं, इनपुट नहीं है ये दोनों किस में आते हैं? आउटपुट में। तो इसे इनपुट और आउटपुट के तौर पर समझा जाता है। ये क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत में इतनी बार आ चुका है कि आपको खुद आइडिया नहीं होगा। पिछले टेस्ट में भी था शायद, ग्रहण पक्ष कौन सा है। तो ऐसा हिंदी और संस्कृत में ऐसे प्रश्न लगातार आने से आपको फायदा ही है, नुकसान नहीं है, चीज़ों को समझ पाएंगे।
तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, उन चारों में से 2 ग्रहण पक्ष हैं और 2 अभिव्यक्ति पक्ष कहलाते हैं। क्लियर है? मिटा दीजिए। आगे लिखेंगे एक टॉपिक लिखेंगे वर्ण विभेद। वर्ण विभेद। वर्ण कितने प्रकार के? एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, चले जाइए। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे ध्यान में आता है अ, आ, ई, उ, लिडी, लुडू, ट्री सब आ जाता है। स्वर वर्ण कुल कितने होते हैं? 11। और लिडी लुडू मिला दिया जाए तो ली, लुडू और री स्वर का ही पार्ट होता है, तो 14 हो जाते हैं, लेकिन जानना 11 है। लाइन चेंज करके लिखिए, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। लाइन चेंज करके लिखेंगे स्वर वर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकार में पहला लिखेंगे मूल। मूल को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है ना, मूल या ह्रस्व स्वर। इसको मूल स्वर भी कह सकते हैं या ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर लिखेंगे जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इसी में एक लाइन, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। कोई बड़ा नहीं है इसमें। न मैंने आ लिखा जिसके उच्चारण में समय थोड़ा सा बढ़े, न मैंने बड़ी ई लिखा, न बड़ी उ लिखा। इसका मतलब ये मूल है। अब इसी में अ जोड़ दे तो आ बनता है, लेकिन वो मूल नहीं है, वो संयुक्त वर्ण स्वर्ण के रूप में चला जाता है। दूसरा नाम लिखेंगे दीर्घ स्वर। मूल स्वर के बाद दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ सब बड़े के रूप में लिखेंगे। इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। एग्जाम्पल, आ, ई, उ, मतलब मूल स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, बहुत माइनर, नैनो सेकेंड्स। ठीक है, तो एक मूल स्वर और एक दीर्घ स्वर आपने पढ़ा। स्वर में ये प्रकार जरूरी है। अब हम लिखेंगे व्यंजन कितने होते हैं टोटल?
टोटल नंबर ऑफ व्यंजन 33 होते हैं। 33 लिखिए, व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। 33। स्वर व्यंजन दोनों मिला के 44 होता है। 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के प्रकार जानेंगे। व्यंजन के प्रकार, पहला स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के प्रकार में सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। लिखेंगे क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इसकी संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या 25 होती है, 25। हो गया। दूसरा लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन लिखेंगे यह स्वर तथा व्यंजन के मध्य पाए जाते हैं। यह स्वर तथा व्यंजन के मध्य पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। य, र, ल और व। ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा लिखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में बड़ी ऊ नहीं होता है ना। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब ऊष्मा, गर्मी। तीनों स बोलते हैं। स स ऐसा लगता है जैसे एक साउंड मुंह से बाहर की ओर आ रहा है। ये सब ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। लिखेंगे ये भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन में लिखेंगे ये भी 4 होते हैं। तीनों स और ह, इसको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और चौथा लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। चौथा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। संयुक्त व्यंजन माने क्या? जो 2 के योग से बना हो, 2 वर्णों के योग से। जैसे संयुक्त में आ जाएंगे अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, श्रृंगाल वाला। श्र। हाँ, इसमें
क्या लिखना? संयुक्त व्यंजन मतलब दो वर्णों के, मतलब दो व्यंजनों के बनता है, व्यंजन वर्णों से, तो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। जैसे अक्ष क और छ का मिश्रण है, त्र त और र का मिश्रण है, वैसे ही अक्ष त्र ज्ञ ऐसा लगता है उसमें दो वर्ण हैं, तो दो वर्णों के संगम से जो बनेगा उसे संयुक्त वर्ण कहेंगे। और श्र भी उसी का एग्जाम्पल है, श्र। क्या कहते हैं उसको? ककहरा जैसा पढ़ना। छूट गए नहीं, उसमें कोई वो तो ककहरा जब पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों को पढ़ाना, तो उसके क्या बोलते हैं, वो एकले वगैरह को पढ़ने पढ़ाने समझाने के लिए दीर्घ स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं। ए है सिंपल है, लेकिन ए कर देंगे तो दीर्घ हो जाएगा। ए मूल है, ए दीर्घ है। ओ मूल है तो ओ दीर्घ है। वैसे ही है कि दोनों के मिश्रण को पढ़ाया जाता है। मूल स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ऐसे पढ़िएगा, ए ओ औ अन अ, ऐसे आता है वो। और व्यंजन में क का की कू के कै को कौ कन क ऐसे पढ़ते हैं। तो व्यंजन में ए ऐ ओ औ होता है, और स्वर में और व्यंजन वर्ण में क का की होता है। तो वो जब ककहरा जैसा पढ़ाते हैं ना, उसमें वो शुरू होता है। अभी ये सब हम लोग प्रकार में देख रहे हैं। और कौन सी कक्षा के लिए पढ़ रहे हैं? अंडर 8। तो अपनी तरफ से बहुत ऊपर मत चले जाइएगा कि ये भी ज़रूरी होता है वो भी। 8वीं तक क्या ज़रूरी होता है वो सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। 8वीं तक के ग्रामर का किताब का नाम क्या है पता है? हिंदी ग्रामर की किताब का नाम क्या है 8वीं तक में? पता नहीं क्या नाम है। सुगम करके कुछ नाम होता है, सुगम या सुमन। सुगम हिंदी व्याकरण करके नाम होता है, सुगम। तो सुगम का मतलब क्या होता है? सरल, आसान। अब अपने हिसाब से ग्रामर के टावर पे नहीं चढ़ना है, नीचे से देख के तसल्ली कर लेना है कि भाई 2 ही स्टेप की जरूरत है। आगे लिखेंगे, लिपि क्या होती है? लिपि एक टर्म लिखिए, लिपि। लिपि माने स्क्रिप्ट को लिपि कहते हैं ना, तो लिपि आखिर है क्या? हम जो बोल रहे हैं आप लिख रहे हैं। मैं जो बोला वो क्या है? मेरी ध्वनि है। बोला हुआ कब से लिपि बन गया? जो मैंने बोला वो मेरी ध्वनि है। ध्वनि को आपने समझा और समझने के बाद नोट करने का जो काम किया वो किसी लिपि में किया। तो किसी भी ध्वनि को लिख के प्रस्तुत करना, लिपिबद्ध करना, लिपि का ही काम होता है। अंग्रेजी में लिख लेते हैं, हिंदी में, संस्कृत को संस्कृत में लिखते हैं। भाषाएं तो जान रहे हैं, लेकिन उन भाषाओं की अपनी लिपियां भी तो होती है। मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ वो अभी मिश्रण है, हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें जो शब्द आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे नोट कर रहे हैं। तो उच्चारित भाषा को या ध्वनि को लिखित रूप से प्रस्तुत करना लिपि कहलाती है। उच्चारित भाषा को क्या करना? लिखित रूप से प्रस्तुत करना। लिखेंगे इसमें जरा सा, लिखिए, ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का तरीका। ध्वनियों को लिखकर
प्रस्तुत करने का तरीका, लिख कर प्रस्तुत करने का तरीका लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है। नीचे नोट, एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। दूसरा पॉइंट, एक लिपि में कई भाषाएं शामिल हो सकती है। एक लिपि में कई भाषाएं शामिल हो सकती है। ये सीटेट के हॉट केक क्वेश्चन में से एक है। दोनों लाइन हॉट केक समझ रहे हैं? तो यूँ समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और लोगों को समझ नहीं आते कैसे पॉसिबल है। पहला लाइन में क्या लिखा? एक भाषा कई लिपि में लिखे जा सकते हैं। बट कैसे लिख सकते हैं और ये संभव कैसे है? थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ। जैसे कोई एक बात, कोई एक टर्म है, कोई एक लाइन है। मैं स्कूल जाता हूं, एक छोटा सा सेंटेंस। इसी को लिपि बदल दे, ये तो देवनागरी लिपि है, हिंदी में लिखना, लिपि बदल देते हैं, व्हाट्सएप भाषा पे आ जाते हैं। मैं स्कूल जाता हूं। इसमें किसी ग्रामर की आवश्यकता है क्या? बस लिपि क्या हुई, बदल गई, लेकिन भाषा तो वही लिखा मैंने। व्हाट्सएप वाली भाषा समझ रहे हैं ना, जिसमें ग्रामेटिकल उसको सही सेंटेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है और स्पेलिंग भी नहीं देखा जाता। और तीसरा है, इसी को सेम लाइन को उर्दू में लिख देना, जो फारसी लिपि है। मैं स्कूल जाता हूँ। थोड़े बहुत फेर बदलाव करके एक ही बात को, एक ही भाषा को कई लिपियों में लिख सकते हैं। भाषा हिंदी की थी, मैं स्कूल जाता हूँ, हिंदी भाषा है, इसको मैंने रोमन में भी लिख दिया, इसी को फारसी में भी लिखा, इसी को पंजाबी में लिख सकते हैं, इसी को दूसरे भाषाओं में भी लिख सकते हैं। तो आप पे निर्भर है कि हम एक भाषा को कई लिपियों में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ लिख सकते हैं। ये पहले लाइन का एग्जाम्पल है। दूसरे में क्या देख रहे हैं? एक लिपि में कई भाषा, जैसे संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी, 4 भाषा है, लिपि एक ही है, देवनागरी। तो एक लिपि में कई भाषाएं भी तो शामिल हो सकती है। पॉसिबल है ना? दोनों लाइन पॉसिबल है। और दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा कथन सही है, तो लोगों को लगता है कि ये तो सही है कि एक लिपि में कई भाषाएं आएंगी, लेकिन एक भाषा कई लिपि में नहीं लिख सकते। गलत है, लाइन दोनों सही है। आपको बहुत ध्यानपूर्वक चुनना होगा कि कौन से कथन सही हैं, तो उसका चुनाव कैसे करें। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखेंगे। अब एग्जाम्पल लिख लिए, नीचे वाला कैसे लिखें? जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, थोड़ा बहुत गोल गोल बना के। मतलब समझ गए बात। अब जरूरी नहीं है कि एकदम उतार ही ले तो समझेंगे। तो लिपि आपको समझ में आ गई। अब लाइन चेंज करके लिखेंगे, एक तरफ लिपि, दूसरी तरफ भाषा। कौन सी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? सबसे पहले हिंदी के बारे में ही लिखते हैं। अभी हिंदी में मैंने कई भाषा बताई, क्या क्या? हिंदी नहीं, देवनागरी ना।
देवनागरी में भाषा आती है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। ये चारों जो भाषा है, इन चारों की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में है। इसी तरह देवनागरी के बाद देख रहे हैं रोमन। रोमन में आ जाते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन। ये कुछ भाषाओं के नाम हैं जो यूरोप में प्रयोग होते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, ये सब भाषाओं के नाम हैं जो रोमन भाषा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा फारसी। फारसी में आते हैं उर्दू, अरबी और फारसी। फारसी भाषा भी है और फारसी लिपि भी है। तो ध्यान रखना है, फारसी लिपि का भी नाम है, फारसी भाषा का भी नाम है। बहुत से हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे यहाँ बिहार में इन्हीं तीन चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। पंजाबी पंजाब में प्रयोग होते हैं, लिपि उल्टा हो गई। गुरुमुखी लिपि का नाम है और भाषा का नाम पंजाबी है। अब ऐसा नहीं कि आप 2200 भाषा और उसकी लिपि की जानकारी प्राप्त करने में लग जाइएगा। ये बस एग्जाम्पल है कि एक लिपि में कई भाषाएं आ सकती है, उसी का एग्जाम्पल है। और कोई समस्या इसमें? बड़े बड़े मुंह खुल रहे हैं अभी। ज़्यादा देर पढ़ लिए क्या? कितने लोग हिंदी पढ़ चुके थे इसमें? बस 2 ही आदमी। पता नहीं मैं पढ़ाया किसको हूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आता है। नस्तालिक फॉन्ट का नाम है, भाषा का नहीं। जो फॉन्ट्स होते हैं ना, फॉन्ट, उसको कहते हैं। भाषा उर्दू ही है, फॉन्ट अलग अलग होते हैं। लिपि फारसी है वो, और भाषा उर्दू है। वैसे आते हैं। नोट हो गया? साथ साथ दिमाग में भी छप जाना चाहिए। 2 लाइन और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण। एक लिपि कई भाषाओं में थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ लिखे जा सकते हैं और एक लिपि में कई भाषाएं शामिल हो सकती है। दोनों लाइन सही है। अगर सही उत्तर चुनने में आए तो सोच समझ के उत्तर का चुनाव करेंगे ताकि कोई समस्या उत्पन्न हो, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। रहने देते हैं आज इतना ही। वैसे भी देख के लग रहा है थक गए हैं लोग पढ़ पढ़ के। वैसे ही धीरे धीरे कुछ ही दिन में हो जाएगा हिंदी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।